Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। आज इस चैप्टर्स के 8वें लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर्स को कवर किया है, जिसमें आपको प्रीमेंडेलियन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, मेंडल का क्रॉस क्या था, मेंडल का लॉ क्या था, मेंडल के लॉ का डेविएशन क्या था, म्यूटेशन क्या था और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या था। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पीछे के क्लास में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस आपके साथ किया गया है। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखेंगे, ताकि आज का क्लास या इसके बाद आने वाले क्लास में आपको किसी तरह की समस्या नहीं हो। चलिए दोस्त, शुरू करेंगे। आज का जो हमारा बेहतरीन सा टॉपिक है वो है लिंकेज, सहलगनता। एज इट इज ऑब्जेक्टिव खूब सारा भर के ऑब्जेक्टिव, आपको झोला भर के ऑब्जेक्टिव मिलेगा इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में। आज हम लोग शुरू करेंगे लिंकेज और सहलगनता या सहलगनता। अगर आप इससे पहले आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लिंकेज एंड सहलगनता, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई बिना किसी शर्त के लगातार आगे बढ़ती रहे। चलिए दोस्त, शुरू करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आप यहां से किसी भी चीज को नोट करने का कोशिश नहीं करेंगे, यहां केवल आपको समझना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से नोट्स को डाउनलोड करके वीडियो को आपको देखना है, ताकि आप पढ़ाई आपकी लगातार समझ में आते रहे। चलिए दोस्त, शुरू करेंगे सहलगनता के बारे में कि आखिर सहलगनता है क्या। सहलगनता का अगर हम लोग बात करें तो इसका सहलगनता का मतलब सबसे पहले आप ये समझिए कि सहलगनता ढूंढा गया था सबसे पहले बैटसन और पनेट के द्वारा। ठीक है, सहलगनता सबसे पहले ढूंढा गया था बैटसन और पनेट नाम के बैटेसन एंड पनेट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले ये ढूंढा गया था। इसका मतलब होता क्या है सहलगनता? ये तो साइंटिस्ट का नाम है, बैटसन एंड पनेट, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। अब आपको समझना है कि आखिर में लिंकेज है क्या। तो सहलगनता देखिए जरा कि हम लोग पहले से पीछे के क्लास से 10th क्लास से या 11th क्लास से आप जान रहे हैं कि क्रोमोसोम पर जीन है। क्रोमोसोम जो हमारा है गुणसूत्र, उस गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होता है। कहीं कहीं वो जीन काफी नजदीक स्थित होता है और कहीं कहीं वो जीन कभी कभी दूर स्थित होगा। आप इसे समझिए, एज ए एग्जांपल से आप समझेंगे, फिगर से, तो शायद आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखेंगे जरा कि अगर हम लोग गुणसूत्र का बात करें तो ये रहा हमारा गुणसूत्र। एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हुआ एक गुणसूत्र और ये रहा हमारा दूसरा गुणसूत्र। अब यहां इस गुणसूत्र में आप देखिए कि होता क्या है कि कुछ जगह जीन इस तरह से हो सकता है, एक जीन यहां और दूसरा जीन यहां पर आपको ये मिल रहा है जीन ए और ये मिल रहा है जीन बी। एक मिला जीन ए और दूसरा मिला आपको जीन बी। दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है, यहां पर आपको ऐसा मिल सकता है कि एक जगह एक जीन ए जो है वो आपको यहां मिले और दूसरा जीन आपको यहां मिले, ए और बी। अब देखिए जरा, समझना आपको लिंकेज है।
यहां पर जो सेम क्रोमोसोम पर दो जीन आपको मिल रहा है, तो एक जीन काफी नजदीक है और दूसरा जीन काफी दूर है। तो जो जीन गुणसूत्र पर एक दूसरे के काफी नजदीक स्थित है, वो जीन होता क्या है कि गुणसूत्र के स्थानांतरण के समय, यानी कि गुणसूत्र जब माता पिता से संतान में जा रहा है, उस समय में इसका जो स्थानांतरण होगा, तो ये दोनों गुणसूत्र, ये दोनों जीन अगर एक ही साथ स्थानांतरित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग लिंकेज या सहलगनता नाम देते हैं। लिंकेज या सहलगनता नाम देते हैं, आपको पता चल चुका होगा। इट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, यानी कि गुणसूत्रों में जो ये क्षमता पाई जाती है, सॉरी जीन में, गुणसूत्र में जीनों में जो ये क्षमता पाई जाती है कि आनुवांशिकता के समय, यानी कि माता पिता से संतान में लक्षणों के स्थानांतरण के समय, यदि जीन माता पिता से संतान में दो जीन एक साथ स्थानांतरित हो जाए, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सहलगनता या लिंकेज। क्या नाम देते हैं? सहलगनता या लिंकेज नाम देते हैं। चलिए देखेंगे जरा। अब यहां देखिए कि ये जो जीन आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, और अगर ये एक ही साथ स्थानांतरित हो जाता है, ये जीन आपको एक साथ दिखाई दे रहा है और ये जीन अगर एक ही साथ स्थानांतरित हो जाता है, तो इस तरह के जीन को हम लोग कहते हैं लिंक्ड जीन या सहलगन जीन। सहलगन जीन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सहलगन जीन, इसको नाम दिया जाता है। बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि जो जीन क्या हो रहा है, जीन एक साथ गुणसूत्र पर उपस्थित है और क्या है, एक ही साथ जीन उपस्थित है, तो इसको सहलगन जीन कहेंगे। और ये जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग असहलगन जीन के नाम से जानते हैं। बात समझ गए? यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां देखेंगे जरा, फिगर को समझेंगे, रट्टा नहीं लगाना है, फिगर से समझेंगे। यहां जो आपको ए और बी एक साथ दिखाई दे रहा है, ये सहलगन है, और ये जो अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये असहलगन जीन के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए? और समजात गुणसूत्र पर स्थित होगा, इसको हम लोग अनलिंक्ड जीन के नाम से जानते हैं। चलिए, आपको सहलगन जीन और असहलगन जीन समझ में आ चुका होगा, किस तरह से सहलगन जीन किसको कह रहे हैं और किसको असहलगन जीन कह रहे हैं। एक बार फिर से आप इसको समझेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ कंफ्यूजन चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार फिर से समझेंगे, आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सहलगन जीन, देखिए जरा, सहलगन जीन यानी कि सहलगनी जीन या असहलगन जीन। यहां देखिए जरा, असहलगन जीन, देखिए असहलगन जीन और असहलगन जीन क्या होगा? ऐसा जीन, सहलगन जीन का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा कि ऐसा जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित है या समजात पर स्थित है, एक ही गुणसूत्र पर, एक ही गुणसूत्र पर स्थित है। एक ही गुणसूत्र पर अगर स्थित होगा, नजदीक, एक ही गुणसूत्र पर स्थित है और साथ में नजदीक भी होना चाहिए, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित हो जाता है, तो इसको हम लोग सहलगन जीन के नाम से जानते हैं। असहलगन जीन ऐसा जीन जो असमजात गुणसूत्र पर स्थित है। जो कहां स्थित है? असमजात गुणसूत्र पर स्थित है। लेकिन ध्यान देंगे जरा, असमजात गुणसूत्र पर स्थित है और साथ ही साथ ये क्या करता है कि एक स्थानांतरण इसका नहीं होता है, एक साथ स्थानांतरित नहीं होता है। बात समझ गया? ये एक ही जीन पर स्थित है, गुणसूत्र पर, एक ही गुणसूत्र पर स्थित है ये जीन, और एक ही साथ स्थानांतरित होगा, यानी कि ये कभी
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पीछे के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया गया है। मेंडल का जो डेविएशन है मेंडलिज्म से, वहीं पर आपके साथ डिस्कस किया गया है। सहलगन जीन और असहलगन जीन अब आपको क्लियर होगा। कैसा जीन? सबसे पहले लिंकेज देखेंगे। एक गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीन ये चाहते हैं कि उसका स्थानांतरण एक ही साथ हो। इस क्षमता को, इस टेंडेंसी को लिंकेज नाम दिया जाता है। एक साथ उपस्थित जीन, अब देखिए जरा, सहलगन, इसको सहलगनता कह दिए। अब एक साथ उपस्थित जीन जो एक ही साथ स्थानांतरित हो जाता है, एक साथ उपस्थित जीन जो एक ही साथ स्थानांतरित हो जाता है, इसको हम लोग सहलगन जीन कहेंगे। और एक अलग असमजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, असमजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो एक साथ स्थानांतरित नहीं होता है, इसको हम लोग असहलगन जीन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। लिंकेज जो है अनलिंक्ड, लिंकेज लिंक्ड जीन जो है सहलगन जीन, इसको लिंक्ड जीन कहा जाता है, अनलिंक्ड जीन कहा जाता है। सहलगन जीन आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है। इस तरह से कुछ डिफरेंस भी आपको एक दो याद करके रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग क्रोमोसोम। अब इससे पहले लिंकेज के बारे में आप समझ लिए, लिंकेज पूरा आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि बैटेसन एंड पनेट, बैटेसन एंड पनेट, ऊपर तुरंत चर्चा किया गया इसका कि बैटेसन और पनेट के द्वारा लिंकेज खोजा गया। लिंकेज जो है ये खोजा गया किसके द्वारा? बैटेसन एंड पनेट के द्वारा। लेकिन इसको थियोरेटिकली यानी कि थियरी के रूप में जो प्रूव किया, प्रैक्टिकली जो प्रूव किया वो किया गया था मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। पीछे के क्लास में दोस्त आपको कहा गया है कि इसे फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये ड्रोसोफिला मैलेगोनेस्टर पर अपना एक्सपेरिमेंट किए हैं। चलिए देखेंगे जरा, मॉर्गन के द्वारा ये सबसे पहले क्या किया गया? प्रूव किया गया था। ये भी आपको अभी याद रखना है। बैटसन और पनेट के द्वारा ढूंढा गया, लेकिन क्लियरली प्रूव्ड जो है ये किया गया था लिंकेज को किसके द्वारा? तो मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। चलिए, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन, मॉर्गन के द्वारा ही ये टर्म भी कॉइन्ड किया गया था, ढूंढा गया था। मॉर्गन जो है एक थियरी भी इससे रिलेटेड दिए जिसका नाम है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। क्या नाम है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। इंग्लिश, हिंदी में इसको कहा जाता है सहलगनता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। यहां देखेंगे जरा क्या है सहलगनता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। सहलगनता का गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज क्या कहता है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज क्या कहता है? तो देखेंगे जरा, इट स्टेट्स दैट, कहने का मतलब ये बताता है। क्या बताता है? ये देखेंगे भी। सबसे पहला इसका कहना है, इसके अनुसार यानी कि सहलगनता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार लिंकेज जीन जो है, जो सहलगन जीन है, वो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। यहां पर हम लोग लिखते हैं, लिखना तो नहीं है इसे, ये क्या है? यह एक लिंक्ड जीन जो सहलगन जीन है, सहलगन जीन एक ही गुणसूत्र पर पाया जाता है। क्योंकि यहां तो देख ही रहे कि अगर ये अलग अलग होगा तो फिर तो सहलगनता नहीं न दिखाएगा, एक साथ स्थानांतरण इसका नहीं हो पाएगा। तो सहलगन जीन हमेशा क्या होता है? एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। चलिए दूसरा, यह यानी कि यह मतलब सहलगन जीन रैखिक दशा में होता है, रैखिक दशा में
होता है, रैखिक दशा में होता है। मतलब क्या, यहां देखिए जरा, ये इस तरह से होगा, ये नहीं कि इस तरह से, एक यहां और दूसरा यहां, ये हमेशा सॉरी एक इस तरह से है तो रैखिक है, ऐसे है तो ये भी रैखिक है, लेकिन ये कभी ऐसा और ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये रैखिक होगा, हमेशा एक समान एक सीधा में स्थित होगा। चलिए अगला देखेंगे जरा, यह सहलगन जीन के बारे में कहा जा रहा है। सहलगन जीन हमेशा नहीं लिखा जाएगा। सहलगन जीन क्या किया करता है कि पैरेंटल कैरेक्टर यानी कि पैतृक लक्षण को, हम लोग दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं, पैतृक लक्षण को सहलगन जीन क्या करता है, पैतृक लक्षण को, पैतृक लक्षण को बचाकर रखता है, बचाकर रखता है। कहने का मतलब क्या, देखिए जरा, जब ये दोनों जीन एक ही जैसा है, एक गुणसूत्र पर एक साथ स्थित है, और ये सीधा सीधा अगर स्थानांतरण हो जाएगा ना, तो पेरेंट के लक्षण, पेरेंट का लक्षण कभी नहीं बदलता है, वो एक ही जैसा हमेशा रहता है। बात समझ गया ना, इसलिए कहा गया कि यह क्या करता है, पैतृक लक्षण को बचा करके रखता है। चलिए चौथा नंबर जो है, नंबर 4, चौथा नंबर क्या होता है कि जीन की दूरी, जीन की दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सहलगनता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सहलगनता। क्या कोई बात नहीं है, यहां देख ही रहे कि अगर ये नजदीक है तो जा रहा है, अगर ये नजदीक नहीं है दूर है तो सहलगनता नहीं होगा। यानी कि जीन की दूरी बढ़ने के साथ साथ, जीन की दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, सहलगनता का जो लक्षण है वो घटते चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझ गए ना, सहलगनता क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझ गए ना। चलिए तो यही कहानी है लिंकेज के बारे में, आगे और भी लिंकेज के बारे में हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं जरा क्या क्या और हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। अब आगे है लिंकेज ग्रुप, सहलगन समूह, सहलगन समूह क्या है, सहलगन समूह। देखिए जरा, लिंक जीन का जो ग्रुप है, लिंक जीन जो बहुत सारा जो मतलब कहने का ये कि जो जीन है वो जो लिंक है, यानी कि एक साथ जब बहुत सारा जीन स्थित है तो उसके समूह को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिंकेज समूह। जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जो एक ही गुणसूत्र पर जीन, बहुत सारा जीन का जो समूह है उसी को हम लोग लिंकेज ग्रुप के नाम से जानते हैं। बात समझ गए ना। चलिए अब देखिए जरा, अब इसके बाद साइज का बात कर लेते हैं। लिंकेज समूह पता चल गया आपको, अब हम लोग देखेंगे साइज ऑफ लिंकेज समूह। इस सहलगन समूह का आकार, आकार क्या होगा, तो आकार किस पर निर्भर करेगा, तो ध्यान देंगे जरा कि जो आकार है लिंकेज ग्रुप का वो साइज ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के आकार के बराबर, यानी कि गुणसूत्र जितना बड़ा होगा लिंकेज समूह भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। ये हमेशा किस पर निर्भर करेगा, तो आकार इसका हमेशा गुणसूत्र के आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे इससे आगे। साइज ऑफ, अगर आपसे लिंकेज ग्रुप का एग्जांपल पूछा जाए तो जैसे मानव में, देखिए जरा, अगर आपसे ये देखिए जरा, ये पूछा जा सकता है लिंकेज समूह का अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए, उदाहरण, देखिए मानव में कितना गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है सर 46, मानव है यहां और इसमें गुणसूत्र कितना है, गुणसूत्र है 46, यानी कि 23 पेयर, ठीक है ना, 23 पेयर वो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये 23 पेयर गुणसूत्र है। अब जब ये 23 जोड़ा गुणसूत्र है ना, तो इतना ही लिंकेज ग्रुप भी होगा, जितना जोड़ा गुणसूत्र उतना ही लिंकेज, यानी कि 23 लिंकेज
ग्रुप। यहाँ क्या होगा 23 सहलगन मतलब 23 सहलगन समूह, 23 सहलगन समूह यहां पर पाया जाएगा। बात समझ गया ना, बात समझ गए होंगे। अगर जैसे मान लेते हैं इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले फ्रूट फ्लाई फल मक्खी, तो फल मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो फल मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या है 4 पेयर यानी कि 8। ठीक है, 4 पेयर गुणसूत्र है यहां, तो यहां पर लिंकेज कितना होगा? 4 सहलगन समूह, 4 सहलगन समूह यहां पर पाया जाता है। इसी तरह से अलग अलग जीव में जितना पेयर है ना गुणसूत्र का, आपको याद रखना है, गुणसूत्र का जितना पेयर होगा उतना ही, गुणसूत्र का जितना पेयर होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही लिंकेज समूह यानी कि सहलगन समूह आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए सहलगनता का देखेंगे अब हम लोग महत्व। सहलगनता का महत्व क्या है? महत्व देखिए क्या सब है। तो सबसे पहला महत्व है कि यह पैतृक लक्षण को बचाकर रखता है। क्या करता है? पैतृक लक्षण को बचा करके रखता है। जो पैतृक लक्षण माता पिता का जो लक्षण है लिंकेज ग्रुप हमेशा उसको क्या करेगा? बचा करके रखता है, संजो करके रखता है। चलिए अगला यह रिकॉम्बिनेशन यहां ध्यान देंगे, बता रहे हैं रिकॉम्बिनेशन भी आपको, रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देता है, नहीं होने देता है। यह क्या करेगा? रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देगा। मतलब क्या? रिकॉम्बिनेशन नहीं होने दिया मतलब ये कि यहां रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? दो अलग अलग गुणसूत्र से आए हुए जीन जब एक साथ जुड़ जाते हैं, दो अलग अलग गुणसूत्र से आए हुए जीन जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन। तो यहां पर ये क्या करेगा? पुनर्योजन नहीं होने देगा। यहां देख रहे हैं जब ये और ये दोनों आ ही रहा है तो दूसरे जगह से आने वाले गुणसूत्र जीन को ये यहां पर रुकने नहीं देगा या वहां पर जीन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे यहां से। इसके बाद नंबर 3 में, तीसरे नंबर इंपॉर्टेंस में देखेंगे अच्छे लक्षण को बचाने में सहायक, अच्छे लक्षण को बचाने में सहायक यानी कि जो अच्छा लक्षण होगा ना उसको ये बचा करके रखेगा, क्योंकि पैतृक लक्षण को बचा लिया तो पेरेंट में अगर कोई लक्षण अच्छा है बेहतर है तो उसको ये क्या करेगा? बचा लेगा। बात समझ गए? चलिए अगला हम लोग बढ़ेंगे नंबर 4 इसके फायदे में, इंपॉर्टेंस में हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर में इट डाइल्यूट द यूजफुल डिजायरेबल ट्रेट्स। इसे इस तरह से हम लोग ये जो है ना, अब देखिए ये तो फायदा है, एक नुकसान भी है कि ये सरदर्द भी है। यह वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द है। अब देखिए जरा ये क्यों लिख दिए? इतना तो फायदा चल रहा था इसका, तो ये फायदा जो है ये नुकसान में कैसे बदल गया? सरदर्द है कैसे? देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये ए और ये बी है, ठीक है, ये क्या है? ये रहा ए और ये रहा बी। क्या होगा कि ए वाला जो लक्षण है यहां पर जो आप देख रहे हैं ए, ये अच्छा है, बेहतर है, ठीक है, और बी जो है बी ये वाला ये क्या है? नुकसानदायक है। ये अगर अगले जनरेशन में जाएगा तो नुकसान हो सकता है, लेकिन ये दोनों लिंक्ड है, सहलगन जीन है, एक ही साथ स्थानांतरित होगा। कभी कभी इसमें से होता क्या है कि अगर ये ए ठीक है और बी खराब है तो जाएगा तो एक ही साथ ना,
तो अगर कोई वैज्ञानिक ये चाहे, कोशिश करे कि हम बी को निकाल दे और ए जो बेहतर है उसको आगे भेज दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है यह वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द का भी काम करता है। आप समझ गए ना? तो यही है लिंक जीन का महत्व। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिंक जीन के प्रकार, यानी कि सहलगन जीन के प्रकार। अब हम लोग क्या देखेंगे? सहलगन जीन के प्रकार। देखिए दो तरह का जो है सहलगन जीन का प्रकार है। एक जो है सबसे पहला यानी कि लिंकेज का प्रकार कह सकते हैं, लिंकेज का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लिंकेज। दो तरह का लिंकेज है, क्या सब? एक है कंप्लीट यानी कि पूर्ण, और दूसरा है इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण सहलगनता, PLET। चलिए कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है इसको जरा हम लोग देखेंगे। कंप्लीट लिंकेज ऐसा लिंकेज है जो क्या होगा कि एक गुणसूत्र पर कोई जीन उपस्थित है, जैसे हम लोग पीछे से देखते आ रहे हैं, इस गुणसूत्र पर कोई जीन स्थित है और ये क्या करे कि एक ही साथ स्थानांतरित हो जाए। ये क्या करे कि एक ही साथ स्थानांतरित हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज किसको कहा गया? बात समझे? इस तरह से कि जब पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता, यानी कि पूर्ण सहलगनता का अगर बात करें तो जब जीन किसी एक ही युग्मक विकल्पी अर्थात गुणसूत्र युग्म के एक ही सदस्य पर उपस्थित है, एक ही सदस्य पर उपस्थित है, ये एक रहा और यही पर क्या होगा? दूसरे कलर से बनाते हैं जीन को, ये है एक और ये है दूसरा, तो एक ही सदस्य पर उपस्थित है और उस तथा उसी जनक से एक समय स्थानांतरित होते हैं, तो क्या होगा? इसको हम लोग कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा इनकम्प्लीट में, अपूर्ण में, कि अगर वो एक साथ स्थानांतरित नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग क्या देंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। जब सहलगन जीन जब सहलगन जीन अलग अलग रहने की संभावना होती है तब इसे अपूर्ण सहलगनता का नाम दिया जाता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहीं पर हम लोग एक छोटा सा जगह लेंगे और देखेंगे सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारक। सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारक देखिए जरा, यही हम लोग लिखते हैं कारक जो क्या करता है? सहलगनता को प्रभावित करता है। तो क्या सब ऐसा कारक है? तो देखिए सबसे जो पहला कारक है, जो सबसे पहला कारक है इसको प्रभावित करने वाला, वो है एज। यानी कि वो क्या है? सबसे पहला एज, यानी कि नंबर 1 में उम्र। उम्र बढ़ने के साथ साथ लिंकेज बढ़ता है, यानी कि उम्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। उम्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होगी? सहलगनता बढ़ती है। कैसे बढ़ेगा? ध्यान देंगे, गुणसूत्र में बदलाव नहीं होगा, उम्र बढ़ने के साथ लक्षण नहीं बदलेगा, गुणसूत्र में बदलाव नहीं होगा और गुणसूत्र में बदलाव नहीं होगा तो इस तरह का लक्षण अगले जनरेशन में सीधा चला जाएगा। चलिए नंबर 2, दूसरा हमारे पास जो है वो है टेम्परेचर, यानी कि ताप। ताप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, यानी कि क्या होगा? जैसे ही ताप बढ़ेगा लिंकेज क्या होगा? लिंकेज का जो क्षमता है वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ ही रेडिएशन तीसरा नंबर में है, विकिरण। विकिरण सेम एज ताप, यानी कि जैसे ही विकिरण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, विकिरण के बढ़ने के साथ ही आपका जो लिंकेज है वो डिक्रीज कर जाता है। इसके साथ ही क्या होगा? विकिरण के साथ अगला जो है वो है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। दूरी बढ़ने के साथ भी क्या होती है? लिंकेज घटती है। ये हम लोग यहीं से देख चुके हैं, यहां से
लिंकेज क्या होगा, घटेगा। जैसे ही दूरी बढ़ा इसके बीच का और यहां कम है तो यहां लिंकेज हुआ, लेकिन यहां पर लिंकेज नहीं होता है। तो यही सारा फैक्टर है जो लिंकेज को क्या करता है, प्रभावित करता है। बात समझ गए? तो ये सारा कहानी है किसका, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, यही सारा कहानी है। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है, आगे आने वाला जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। मानव में होने वाला जो आनुवांशिक रोग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग इस सभा को यही खत्म करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि आपके लिए और ऊर्जा के साथ कार्य किया जा सके। ये चैनल आपके सभी मित्र, सभी संबंधी, सभी जो भी क्लास 12 या 10th के बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे वो मीडियम इंग्लिश हो उसका या हिंदी, उस दोनों बच्चे के लिए सारा लेक्चर अपलोड करवा रही है बायोलॉजी के। उसके साथ ही उसके लिए नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। हैंड रिटेन नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, वहां से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्त आज इस सभा को यही खत्म करेंगे। मिलते हैं आगे आने वाले क्लास यानी कि लेक्चर 9 में ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।